CUET हम अंडर ग्रेजुएट्स के प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस के बारे में अभी जानेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि ये सेगमेंट हमारा फ़ोन इन रहने वाला है। हमारे जो दो पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़े हैं, अलग यूनिवर्सिटीज़ के दोनों वाइस चांसलर्स हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी संशय है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड या कोई भी न्यू कोर्सेज अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से नोट कीजिए हमारे स्टूडियो का नंबर, जिस पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं 011-2309-7532। और आइए अब बिना किसी देरी के हमारे दोनों गेस्ट का स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं सर, आपका स्वागत है प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत सर। आप महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु हैं सर। धन्यवाद। और हमारे साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं प्रोफेसर अशोक नगावत। आप दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से हैं। बहुत स्वागत प्रोफेसर नगावत आपका भी। और बातचीत की शुरुआत करें सबसे पहले तो हम मिश्रा जी आपसे ही समझना चाहेंगे कि जैसा अंशु ने भी जिक्र किया कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है वो तो एक बात हो गई, लेकिन जहाँ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है, राज्यों द्वारा जो विश्वविद्यालय जो चलाए जाते हैं, जो प्रशासित होते हैं, वहाँ दाखिले की प्रक्रिया कैसी चल रही है और इस समय छात्रों के लिए क्या क्या विकल्प हैं? जी धन्यवाद। अभी प्रायः जो CUET के टेस्ट की और एडमिशन की जो प्रक्रिया है, जो अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उन सब में तो ये प्रक्रिया पूर्णतः लागू की गई है, लेकिन राज्य विश्वविद्यालयों में कुछ राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है कि वहाँ भी CUET का अनुपालन किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें प्रवेश की परीक्षा के माध्यम से, मेरिट के माध्यम से भी प्रवेश किया जाता है। मेरे विश्वविद्यालय में, क्योंकि मैं एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है मेरी, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, जिसमें संस्कृत के जो स्नातक प्रवेश लेते हैं उनके लिए हमने ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया की है। अपना एक प्रवेश का पोर्टल है, सभी प्रवेश ऑनलाइन ही किए जाते हैं। और ऑनलाइन प्रवेश में हमने उनके दस्तावेज़ों को चेक करके, उनकी अपनी मेरिट को देख करके उनके प्रवेश को करते हैं। जितने भी छात्र उसमें आवेदन करते हैं सभी को हम उसी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से ही, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल यही प्रायः प्रवेश का स्वरूप है। वस्तुतः समग्र राज्यों में इस तरह की व्यवस्था अब है कि ऑनलाइन ही प्रवेश की प्रक्रियाएं की जा रही हैं, संपन्न की जा रही हैं। जी सर, आपकी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो किस तरह से एडमिशन प्रोसेस होता है? हाँ, हमारा प्रोसेस भी ऑनलाइन है और DSU की वेबसाइट पर 4 अलग अलग तरह के पोर्टल हैं। जो बीटेक प्रोग्राम में हमारे यहाँ प्रवेश होता है वो तो जॉइंट एडमिशन कमेटी के ज़रिए होता है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग पोर्टल है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग पोर्टल है। और मेरा विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय में अकेला है जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाता है, उसका पोर्टल अलग है जी। डिप्लोमा पाठ्यक्रम में तो लगभग प्रवेश पूरा हो चुका है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अभी भी एप्लीकेशन का प्रोसेस जारी है जी। तो हमारे विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जा कर के सारी जानकारी नहीं मिलती है। पूरे वीडियो में आपको समझाया जाता है कि किस तरह से प्रक्रिया को संपादित करना है जी। तो एक एक चीज़ की। और उससे भी बड़ी विशेष बात है कि हमारे छात्रों ने हुनर नाम का एक चैटबॉट डेवलप किया है, जो AI के ज़रिए हमारे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के आधार पर सारी जानकारी देता है। कोई भी प्रश्न आप पूछें तो हमारे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अनुरूप, अन्यथा आप जनरल जानकारी प्राप्त करते हैं किसी सोर्स से तो कई बार गलत जानकारी आपको मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग नियम होते हैं जी। मेरे विश्वविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम के लिए हुनर के चैटबॉट का वैसे भी आनंद लें। मान लो आप जो भी छात्र प्रवेश नहीं भी लेना चाहते हो तो जा करके देखें कि किस तरह से वर्तमान समय में अच्छे ढंग से जानकारी प्राप्त। आपके यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ही उसको डेवलप किया है? हाँ, हमारे यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ही उसको डेवलप किया है। और हमारा पूरी प्रवेश प्रक्रिया है वो छात्रों के ज़रिए मैनेज करते हैं हम, जो एक टीम ऑफ इंटर्न्स है। तो छात्रों को हमने एंगेज किया है और उनके ज़रिए ही पूरी प्रवेश प्रक्रिया संपादित होती है। बाकी जो संकाय सदस्य है उनकी भूमिका दूसरे नंबर पर आती है एक तरह से कहें तो, क्योंकि निश्चित तौर पर उनके निर्देश में होता है कार्य। प्रोफेसर नगावत, आपसे जो एक प्रश्न जो मन में आता है वो ये कि जब भी स्टूडेंट्स 12th के एग्ज़ाम्स के बाद जब कॉलेजेस में जब एडमिशन्स की बात सोचते हैं
तो बहुतों के मन में जो आपकी यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज ऑफर करती है वो उसके बारे में जानकारी कहिए या यूँ कहिए कि रुझान ज़रा लोगों में या समाज में थोड़ा कम है। उनको लगता है कि जो मेन स्ट्रीम जो कोर्सेज हैं चाहे वो किसी भी तरह के हों वो मेन स्ट्रीम कॉलेजेस में और उस तरफ, तो आपकी यूनिवर्सिटी किस तरह का रोल और अवेयरनेस की अगर हम बात करें पिछले वक्त में पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव देखते हैं आप? नहीं, आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। और एक कॉलोनियल माइंडसेट में पहले यही रहा है कि डिग्री का अर्थ है BA BSc BCom, और मेरे विश्वविद्यालय जो है वो अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। और हमारा किस तरह के पाठ्यक्रम? हमारे पाठ्यक्रमों में विशेष बात क्या है कि जो कार्य आप करना चाहते हैं पर्पस ड्रिवन ड्रीम ड्रिवन एजुकेशन पर कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय फोकस करता है। तो अगर आप देखेंगे कि एक जेनरिक एकेडमिक पाठ्यक्रम में आप प्रवेश लेते हैं तो एकेडमिक पाठ्यक्रम के बाद भले ही आपको वो एक योग्यता का प्रमाण पत्र मिल जाता है, लेकिन जब उद्योग जगत में या नवीन जो विचार आ रहे हैं उनके आधार पर कार्य करने की बात आती है तो आप में वो निश्चित योग्यता नहीं होती है जो आवश्यक है उद्योग जगत की और वर्तमान समय की। तो ज़्यादातर अकादमिक पाठ्यक्रम जो हैं वो पुराने समय के आधार पर चलते हैं। हम केवल कौशल एवं उद्यमिता के पाठ्यक्रम चलाते हैं। तो हमारे यहाँ अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम हैं जिसमें डिज़ाइन स्किल्स के भी पाठ्यक्रम हैं, तो जैसे हम फैशन डिज़ाइन का भी पाठ्यक्रम चलाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन का भी पाठ्यक्रम है, अलाइड मेडिकल साइंसेस, क्योंकि आज के समय में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बहुत ज़रूरत है, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, तो उसके पाठ्यक्रम हैं, अलाइड मेडिकल साइंस के पाठ्यक्रम हैं। और हम डिप्लोमा इन फार्मेसी भी एक तरह से चलाते हैं। और उसके अलावा जो है कि बैंकिंग, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लेकिन सबसे अट्रैक्टिव जो कार्यक्रम अभी हमने नया लॉन्च किया है उसमें है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में जो आज के समय की टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, उसमें हमने 5 ईयर इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम चला। तो हम स्टूडेंट से ये अपील करते हैं कि जिस प्रकार का कार्य आप अपने जीवन में फ्यूचर में करना चाहते हैं उसके आधार पर पाठ्यक्रम का चयन करें। और आप हमारा जो पाठ्यक्रम के चयन करते समय एक ही बात आपके मन में रहनी चाहिए कि मैं आगे किस क्षेत्र में अच्छा योगदान कर सकता हूँ, और उसके लिए जो भी योग्यता है वो हमारे यहाँ पर आकर के, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस है, हमारा एकेडमिक लर्निंग पर नहीं है, तो हर चीज़ की है। तो हम पाठ्यक्रम जो है उद्योग जगत के सहयोग से भी चलाते हैं। लेंसकार्ट के साथ हमने मिल करके बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री प्रोग्राम, और उसका अभी हम एडवर्टाइजमेंट दोबारा से दे रहे हैं, तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट के जॉब के आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और आप अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में सभी में उद्यमिता को विशेष महत्व दिया गया है कि आप रोजगार देने वाले बने बजाय कि रोजगार सीकर हूँ, और आप ढेर चाल से जॉब्स सीकर नहीं ओरिएंटेड बनना है, और आप भी अपनी योग्यता को पहचानें। और कोई भी सवाल अगर है तो आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको पता ही है, व्हाट्सएप नंबर भी पता है। एक बार और बता दें अंशु, अगर आप फ़ोन नंबर जी, तो फ़ोन नंबर आप हमारा नोट कर सकते हैं। दिल्ली का ये है 01123097532 स्टूडियो का नंबर। आप जुड़े और अपनी योग्यता को पहचानते हुए हमारे जो वाइस चांसलर सर आपके समक्ष बैठे हैं आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। मिश्रा सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि पाठ्यक्रमों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपके यूनिवर्सिटी में अगर पाठ्यक्रम की हम बात करें 2026 में कौन से नए कोर्सेज या प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हुए हैं? मेरा जो विश्वविद्यालय है महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय वह उज्जैन में स्थित है। उज्जैन की अपनी एक सांस्कृतिक और शैक्षिक बड़ी पृष्ठभूमि है। वह एक ऐतिहासिक नगरी है। महर्षि सांदीपनि का गुरुकुल है वहाँ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विद्याध्ययन किया था। सम्राट विक्रमादित्य की वो राज्यसभा थी जहाँ नवरत्न थे। कालिदास की वह भूमि है, तो इसलिए वो सांस्कृतिक दृष्टि से विद्या की राजधानी है उज्जैनी। उस उज्जैनी में मेरा जो विश्वविद्यालय है महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय, उसमें वेदों की शिक्षा और संस्कृत की शिक्षा बहुत व्यवस्थित तरीके से दी जा रही है। मेरे विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। पारंपरिक पाठ्यक्रम भी हैं जो हम तक्षशिला, नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय की विद्या का वहाँ अध्ययन अध्यापन कराते हैं जी। और आधुनिक पाठ्यक्रम भी मेरे विश्वविद्यालय में संचालित हो रहे हैं। पारंपरिक पाठ्यक्रमों में हम व्याकरण पढ़ाते हैं, ज्योतिष पढ़ाते हैं, पुराण पढ़ाते हैं, साहित्य पढ़ाते हैं, ज्योतिर्विज्ञान पढ़ाते हैं, वास्तुशास्त्र पढ़ाते हैं। इस तरह से हमारे पास पारंपरिक पाठ्यक्रम हैं और आधुनिक पाठ्यक्रम भी हैं, क्योंकि संस्कृत में ऐसी लोगों की अवधारणा है कि संस्कृत में रोजगार नहीं है, बल्कि मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ कि संस्कृत में रोजगार के बहुत क्षेत्र हैं। हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम हैं वास्तुशास्त्र
उसको आर्किटेक्ट के साथ जोड़ करके उसको हम पढ़ाते हैं। मेरे यहाँ गीता में मैनेजमेंट, गीता और प्रबंधन के विषय में और बहुत सारे ऐसे आधुनिक जो पाठ्यक्रम हैं, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिनमें छात्र बहुत ही उत्साह के साथ प्रवेश लेते हैं, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें ज्ञान विज्ञान भी है और तर्क भी है, अध्यात्म भी है, संस्कृति भी है, संस्कार भी है। तो मैं समझता हूँ कि संस्कृत पढ़ना जीवन की पूर्णता का परिचय। इस पर भी जरूर हम बात करेंगे। जीवन के संस्कारों से जोड़ता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, कुमार जयन जी जयपुर से। उनका सवाल जानते हैं। कुमार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल ये है कि जो संस्कृत वाले फेलोशिप से कि दूरस्थ शिक्षा से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की जा सकती है क्या, और इसकी कोई उम्र की बाध्यता है क्या? नहीं, उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। दूरस्थ शिक्षा के लिए कई सेंटर्स अभी पूरे देश में संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन की बहुत उत्तम व्यवस्था है। आप उसमें पाठ्यक्रम और विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, आप उसमें भाग ले सकते हैं। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अतिरिक्त राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति में भी इस तरह के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है, और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि उसमें कोई उम्र का बंधन नहीं है और विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। आप ज़रूर उसकी साइट में जा करके, और एडमिशन की प्रक्रिया भी इस समय संचालित हो रही है। थोड़ा और सर, उम्र का बंधन, हाँ, मतलब कोई किसी भी उम्र में। हाँ, इस तरह के पाठ्यक्रमों में जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा से संचालित होते हैं, उसमें उम्र का बंधन इस तरह से नहीं है कि आप किस सीमा तक उनका अध्ययन करेंगे, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं, वो दूरस्थ शिक्षा संस्कृत को प्रमोशन के लिए है, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए। जो सीखना चाहता है उसकी उम्र का तो कोई, मैं सीखना चाहूँ इस उम्र में तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है। हाँ, ये कहना तो है, लेकिन यूनिवर्सिटीज एडमिशन दें तो ठीक है। हाँ, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आप अवश्य सीख सकते हैं। कुलगुरु बैठे हुए हैं तो आप ही बताएंगे। जी अंशु, आप कुछ पूछ रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं इसी बारे में कह रहा हूँ, हमारे भी पाठ्यक्रम में उम्र की कोई सीमा नहीं है। और हमारे यहाँ पर 50 से अधिक उम्र के बैचलर ऑफ डिज़ाइन कोर्स में भी लोग एडमिशन ले रहे हैं इन जेम्स एंड ज्वेलरी। ओके। तो हम तो ये चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं उसके अनुरूप अगर पाठ्यक्रम हमारे यहाँ उपलब्ध हैं तो किसी तरह की सीमा नहीं। आप दोनों से कुछ नई बातें पता चल रही। प्रोफेसर नगावत, यहाँ हम एक बात और समझना चाहेंगे, हालांकि विषय में नहीं है बात, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हमने कई जगह ये देखा है कि वो प्लेसमेंट में बहुत उनका एक रोल रहता है। कई इंस्टीट्यूशंस का प्लेसमेंट में बहुत रहता है। आपकी जिस तरह की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कौशल सीखकर, कुछ उद्यमता सीखकर विद्यार्थी को अगर प्लेसमेंट भी मिले तो क्या बात है, आप बताएंगे इस बारे में? हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी का तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। कई पाठ्यक्रम में तो 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, और हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक्टिव ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। फ़र्क केवल प्राइवेट विश्वविद्यालय और हमारे विश्वविद्यालय में इतना ही आ जाता है कि हम अखबार में विज्ञापन के ज़रिए उन चीज़ों को प्रचारित नहीं करते हैं। तो कई बार ये इम्प्रेशन जाता है अखबार देखने पर कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ सही मायने में बहुत अच्छा प्लेसमेंट कर रही हैं, तो उनका मार्केटिंग का अपना एक स्ट्रेटजी होता है, वो एक बिज़नेस मॉडल पर चलते हैं। हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ने के लिए और उसके बाद हमारे विश्वविद्यालय से अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी उतना प्रचार प्रसार हम उन उपलब्धियों का नहीं कर पाते हैं। तो अभी मैं बताऊं, हमारे विश्वविद्यालय से जो बैचलर डिग्री के स्टूडेंट्स हैं उनका हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बहुत ही प्रेस्टीजियस मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन हुआ, लेकिन उसका प्रचार प्रसार हम तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो हमारा विश्वविद्यालय है इसमें कम से कम 200 कंपनियों से हमारा सीधा प्रत्यक्ष जुड़ाव है। आपकी इस बात से दो बातें सामने आई हैं कि वैरायटी ऑफ कोर्सेज है जिसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई भी एडमिशन ले सकता है और उम्र की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल जी जी। मिश्रा सर, आपने जैसा बताया अभी, जो पहले हम लोग बात कर रहे थे कि संस्कृत हर बच्चे की ज़िंदगी में है, एक दैनिक आपके दिनचर्या का एक पार्ट है संस्कृत। अगर हम बात करें समग्र व्यक्तित्व की, तो क्या देखते हैं समग्र व्यक्तित्व और समग्र विकास संस्कृत से किस तरह से आप संबंध देखते हैं? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपकी जिज्ञासा है। वस्तुतः क्या है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका बहुत विपुल वाङ्मय है। हमारे यहाँ 18 तरह की विद्याएं थीं जब हमारी जो प्राचीन भारतीय विद्याएं थीं, जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, इसके अलावा सारे सूत्र ग्रंथ, बहुत बड़ा वाङ्मय है।
उस वाङ्मय को पढ़ने के बाद एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है, क्योंकि संस्कृत में सब कुछ है, नीति है, आचरण है, व्यवहार है, ज्ञान है, विज्ञान है, तर्क है, सब कुछ है संस्कृत में। संस्कृत पढ़ते ही अपने आप जीवन में उस तरह के संस्कारों का आगमन भाषा के साथ साथ ही होता है, अध्ययन के साथ साथ ही। तो एक समग्र व्यक्तित्व के निर्माण के लिए संस्कृत अत्यंत अनिवार्य है। और रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो संस्कृत का इस समय रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान है। अब संस्कृत का कोई स्नातक यदि अच्छे से संस्कृत उसने पढ़ा है तो कभी भी बेरोजगार हमें नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेरे विश्वविद्यालय में जो संस्कृत के पाठ्यक्रम हैं वो ऐसे पाठ्यक्रम बनाए गए हैं, हम लोगों ने इस तरह के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया है कि विद्यार्थी उसको पढ़ने के बाद जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में अत्यंत सरलता से सफलता को प्राप्त करता है। तो यह एक बहुत अच्छा अवसर है संस्कृत को समझने के लिए। और संस्कृत हमें संपूर्णता की ओर ले जाती है। यदि हमने संस्कृत का समग्र अध्ययन किया है तो हम एक श्रेष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ मनुष्य और श्रेष्ठ योग्य विद्वान, ये सब बनने की कला संस्कृत से आती है। वस्तुतः मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसमें ऐसे पाठ्यक्रमों का समावेश किया जो कौशल पर आधारित हैं कि विद्याएं वही हैं लेकिन उनको नए स्वरूप में प्रस्तुत करना है और उनको रोजगार से जोड़ना है। रोजगार अपने आप उनमें सृजन होता है। यदि हम वास्तुशास्त्र को वास्तुशास्त्र के आर्किटेक्ट के साथ जोड़ते हैं तो अपने आप रोजगार सृजित हो जाता है। जैसे भारत की विद्या योग है, हजारों हजार साल पुरानी है योग की विद्या थी, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसको एक वैश्विक मंच दिया और योग पर इस समय लाखों रोजगार के क्षेत्र खुले हुए हैं। तो संस्कृत हमें अर्थ की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से और एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने की दृष्टि में होलिस्टिक डेवलपमेंट संस्कृत भाषा में आप देखते हैं अत्यंत अपरिहार्य है। बिल्कुल। अशोक सर, जैसा कि अभी CUET एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं, इस दौरान जो बच्चे अपने प्रेफरेंसेस भर रहे हैं उनके लिए ये सवाल हमारे पास बहुत अभी क्वेरीज आ रही थी कि कुछ बच्चे ध्यान दे रहे हैं, उनको कोर्सेज के ऊपर प्रायोरिटी रख रहे हैं या हमें जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, और कुछ बच्चे ध्यान दे रहे हैं कॉलेजेस के ऊपर। तो आप दोनों से ही मैं जानना चाहूँगी सर पहले आपसे कि क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, कॉलेज प्रायोरिटी होना चाहिए या उनकी चॉइस, उनकी पसंद का प्रोग्राम या कोर्स चॉइस होना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर पहली प्राथमिकता तो एक प्रोग्राम की होती है, एकेडमिक प्रोग्राम की, जिसमें आप अपना जीवन यापन करना चाहते हैं और उसके लिए आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उच्च शिक्षा केवल दिखावे के लिए नहीं है। दूसरी लेकिन जो महत्वपूर्ण बात होती है कि उस पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराने वाले कई संस्थान, कई कैंपस, कई कॉलेज हो सकते हैं। उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। केवल छपी छपाई खबरों के आधार पर या मार्केट में जो एक तरह से इम्प्रेशन है कि ये विश्वविद्यालय या ये महाविद्यालय बेहतर है, उसके आधार पर प्रवेश नहीं लें। पहले आप देखें कि संकाय सदस्य कौन कौन है, फैकल्टी मेंबर्स, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, वहाँ पर किस तरह का वातावरण है, उस वातावरण से आप सामंजस्य बिठा सकते हैं कि नहीं बिठा सकते हैं। तो ये एक सब बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। मीडियम ऑफ एजुकेशन भी महत्वपूर्ण होता है। कई बार आप इस तरह की पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेते हैं जिसके जो लेवल है, स्तर है, उसके अनुरूप आप अध्ययन नहीं कर पाते हैं, उसमें ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये पाठ्यक्रम का चयन करने के बाद कैंपस का चयन करना चाहिए और उसके लिए ये है कि आप सुने सबकी, लेकिन खुद का विचार होना चाहिए। तो तभी जब तक आप खुद अपना निर्णय नहीं लेंगे सही ढंग से और तो वो बहुत गलत निर्णय हो सकता है और बहुत सारे लोग बाद में पछताते हैं। और हमारे यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने भी यही कहा दिल्ली की कि भाई उनके बेटे ने एक पाठ्यक्रम पूरा किया लेकिन बाद में उस क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है, तो वो उसकी रुचि नहीं है उस क्षेत्र में। तो पूरा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद आपको पता चले कि आपका रुचि का विषय नहीं है ये, इसमें आप कुछ आगे करना नहीं चाहते हैं और अपनी योग्यता को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं समाज के बारे में, समाज के समक्ष। तो यानी अपनी चॉइस का कोर्स और प्रोग्राम प्रेफरेंस हमें हर बच्चे की होनी चाहिए। और ऐसा ही विचार एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं गोवा से। ऐश्वर्या जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ऐश्वर्या नमस्कार, सवाल पूछिए आप। जी, मेरा सवाल ये है कि जो ऑनलाइन कोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं, जैसे अभी संस्कृत विश्वविद्यालय में बात हुई, भगवत गीता पर कौन कौन से ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें हम इंटरेस्ट कर सकते हैं? जी, भगवत गीता पर कोर्सेज। जी,
अभी क्या है कि जो आप एक बार केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जाकर के आप एक बार सर्च कीजिए कि उनके ऑनलाइन पाठ्यक्रम में क्या क्या पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। अच्छा। अब इसी प्रकार जो है राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी के भी साइट में जाकर के आप देखिए कि वहाँ पर कौन कौन से पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, क्योंकि गीता पर आधारित कई पाठ्यक्रम हैं। ऐसा मुझे इसी तरह के कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये अवेलेबल है ऑनलाइन। मिश्रा जी, मैं आपसे एक सवाल, जब आप ये संस्कृत भाषा के बारे में बता रहे थे और आपने खुद दो बातों को आपने रेखांकित किया। पहली तो आपने कि वो रोज़गार उन्मुख है कि नहीं है, आपने ये, और आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में आपने बात रखी। मैं आपसे यहाँ समझना चाहूँगा कि संस्कृत क्या किसी भी भाषा की तरह, चाहे कोई हिंदी पढ़ता है, कोई अंग्रेज़ी पढ़ता है, तो किसी भी भाषा की तरह उसी तरह रोज़गार के दरवाजे खोलती है, या संस्कृत में ये संभावनाएं ज़्यादा हैं? हाँ, मतलब किसी भी विषय के सापेक्ष संस्कृत में रोजगार की संभावनाएं मैं ज़्यादा देखता हूँ। अच्छा। क्योंकि संस्कृत में बहुत विविधता है। किसी एक विषय की अगर हम बात करें तो इतिहास अपने आप में एक विषय है, भूगोल अपने आप में एक विषय है, लेकिन संस्कृत अपने आप में एक विषय नहीं है, बल्कि संस्कृत में 20 से अधिक विषय हैं जो संस्कृत के विषय हैं। जैसे संस्कृत में एक व्याकरण विषय है, संस्कृत में एक साहित्य विषय है, संस्कृत में एक ज्योतिष विषय है, संस्कृत में एक धर्मशास्त्र विषय है। ऐसे 20 से अधिक विषय होंगे। 20 तो मैं एक संख्या निर्धारित करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे एग्जैक्ट संख्या नहीं है। 20 से अधिक विषय हैं जिन पर पीजी और पीएचडी प्रोग्राम होते हैं। उसमें संभावनाएं ज़्यादा हैं। बस समय लगभग समाप्त हो गया। आप दोनों से चलते चलते एक टिप्पणी इस बात को लेकर, जो भी छात्र एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको अपनी सीट सिक्योर करने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूर करनी चाहिए? क्योंकि कई बार वो इंतज़ार करते रहते हैं कि शायद अब नंबर आ जाएगा, अब नंबर आ जाएगा। और जो अंशु ने जो सवाल पूछा था कि कोर्स देखें या कॉलेज देखें, क्या करना चाहिए? साथ ही ये चीज़ की अच्छे के लिए तो हर कोई अपना प्रयत्न कर रहा है, लेकिन बाय चांस सीयूईटी में या ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान में अगर उसके उस हिसाब से मार्क्स नहीं आ पाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको लगता है कि रास्ते दरवाजे बंद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। उस बारे में उसमें विशेष तौर पर हमारे विश्वविद्यालय की तरफ वो देखें, हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म स्किल क्रेडिट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलते हैं जिसमें कम अवधि में और जिसमें कोई योग्यता की भी आवश्यकता नहीं है। इवन वो छात्र भी जो कोई 12वीं की कक्षा पास नहीं किए, मेरे विश्वविद्यालय के कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं और उसके बाद 3 महीने के बाद ही रोजगार की शुरुआत हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हम एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, इनके मेंटेनेंस और सर्विस के लिए टेक्नीशियंस का प्रोग्राम चलाते हैं जो 3 महीने का प्रोग्राम बड़ा स्पेक्ट्रम है, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। मैं विद्यार्थियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट यदि चुनेंगे तो उन्हें जीवन में कभी भी असफलता नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि रुचि नाम वैचित्र्यात् रिज कुटिल नाना पथ जुसाम। और एक हिंदी के कवि ने भी कहा है कि सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। तो जहाँ आपकी प्यास बुझती है उसी के पास जाना चाहिए। और ये जो क्या कहते हैं अपनी रुचि है, रुचि के अनुसार यदि हम विषय का चयन करते हैं तो निश्चित रूप से हम अच्छा काम भी करते हैं, संतुष्टि भी मिलती है और सफलता भी मिलती है। तो रुचि के अनुसार हमें प्रवृत्त होना चाहिए, ये मेरा कहना है। आप दोनों ही प्रोफेसर आज सुबह इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, प्रोफेसर अशोक जी और प्रोफेसर शिवशंकर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।